प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। कल की वीडियो में हमने पानी रे पानी का जो निबंध था उसे पढ़ा था, निबंध या कहानी। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हम उस पूरे निबंध का सारांश कर लेते हैं, मतलब एक छोटी सी समरी उसके बारे में देख लेते हैं कि इस पाठ में कहा क्या गया था। तो जिन बच्चों ने पाठ को पूरा नहीं पढ़ा वो इस सारांश को ध्यान से पढ़िए, इससे हमें पाठ के बारे में पता चल जाएगा। तो यह लेख जल चक्र की प्रक्रिया से शुरू होकर आज की पानी की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आजकल हम देख रहे हैं पानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे पानी समुद्र से भाप बनकर उठता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। लेकिन आज के समय में पानी की भारी कमी और बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियां एक बड़ी समस्या बन चुकी है। एक साइड तो पानी की इतनी ज़्यादा कमी होती है, दूसरी साइड में देखो जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है, तो पानी की अधिकता हो जाती है। मतलब पानी की कमी और पानी की अधिकता दोनों ही मनुष्य के लिए बड़ी ही दुखदाई हो जाती हैं। गर्मियों में नलों में पानी नहीं आता और लोग मोटर लगाकर दूसरों का हक छीन लेते हैं, जबकि बरसात में बाढ़ से घर, सड़कें और शहर डूब जाते हैं। ये दोनों स्थितियां, अकाल और बाढ़, इस बात का संकेत है कि हमने प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे तालाबों और झीलों की अनदेखी की है। अनदेखी मतलब कैसे की है? तालाब और झील हैं, जब वो कम होते जा रहे हैं, जितनी बारिश होती थी वो तालाब और झीलों में उसमें पानी चला जाता था और बाढ़ की जो हालात थे वो बनते ही नहीं थे, बहुत कम बन पाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, तालाबों को, झीलों को मिट्टी डाल डाल कर उसको प्लेन एरिया बना दिया, समतल मैदान बना दिया, लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगा ली, घर बना लिए, जिसके कारण बाढ़ की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि जो वर्षा का पानी है वो कहीं पर एकत्रित नहीं हो पाता है। लेकिन गुल्लक की तुलना धरती से करते हैं। गुल्लक जो सबके घरों में ही होता है, सबके घरों में पैसे इकट्ठे करते हैं जिसमें उसको गुल्लक कहते हैं, तो उससे करते हैं। धरती भी हमारी एक गुल्लक की तरह ही है, जहाँ वर्षा का पानी जमा करके पूरे साल उपयोग किया जा सकता है। मतलब जब बारिश का मौसम होता है, जैसे आजकल बारिश हो रही है, इस पानी को इकट्ठा करके हम साल भर उपयोग कर सकते हैं। अंत में संदेश दिया गया है कि हमें जल चक्र को समझकर पानी का संचय करना चाहिए और जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए। जहाँ से जल की प्राप्ति होती है उसकी रक्षा करनी चाहिए, वरना हम पानी की गंभीर समस्या में फंसते ही चले जाएंगे। धीरे धीरे पानी की समस्या है जो बहुत अधिक बढ़ रही है। बड़े बड़े शहरों में आप जाकर देखो तो पानी की कितनी किल्लत है। लोगों को पानी है जो पीने के लिए भी जो है वो नसीब नहीं हो रहा है। तो अगर हम पानी को बचाएंगे तो हमारे लिए वो आगे काम आएगा। एक आपने पंक्ति सुनी होगी, जल है तो कल है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में शब्दार्थ हैं जो पढ़ लेते हैं। जल चक्र क्या होता है? पानी का प्राकृतिक चक्र, जिसमें पानी भाप बनकर बादल बनता है और बारिश के रूप में गिरता है और नदियों के रास्ते समुद्र में जाता है, इसे जल चक्र कहते हैं। गुल्लक मिट्टी या धातु का बर्तन जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं। भूजल जमीन के नीचे जमा पानी। अकाल सूखा, पानी की जब कमी होती है तो उसे कहते हैं सूखा। बाढ़, बारिश के कारण पानी का ज़्यादा बहाव है जो वो बाढ़ बन जाता है। जल स्रोत, पानी के स्रोत जैसे नदियाँ, तालाब, झील, जहाँ से हमें पानी की प्राप्ति होती है। वर्षा, बारिश, मोटर पानी खींचने की एक मशीन होती है जो सबके घरों में अवेलेबल है। कमी, अभाव, खजाना, जमा हुआ धन या संसाधन। लालच, ज़्यादा पाने की इच्छा। और संभालना, देखभाल करना, सुरक्षित करना। ये कुछ थोड़े से कठिन शब्दार्थ थे, इसमें से हमने कर लिए। अब आगे पाठ में से मेरी समझ से इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसके सामने स्टार बनाना है। हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, या फिर बाढ़ आने से। 4 ऑप्शन है, इनमें से कई बार 2 ऑप्शन भी ठीक हो जाते हैं, कई बार 3 भी ठीक हो जाते हैं और कई बार चारों भी ठीक हो जाते हैं। तो इसमें से हमने पढ़ना है फिर बताना है। हमारा जल जो भूजल भंडार है वो किससे समृद्ध होता है? मतलब बढ़ता है। नल सूख जाने से तो बढ़ेगा नहीं, तो पानी जितना बरसेगा उतना ही हमारा धरती में जल है उसकी मात्रा बढ़ेगी, तालाबों और झीलों से, जब दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? वर्षा जल का संग्रह करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बरसना और नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना।
तो जल चक्र से संबंधित क्या है, ये समुद्र से उठी भाप का बादल बरसना और नदियों का समुद्र में जाकर गिरना, ये दोनों सही है। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ बड़ी गलती की ओर संकेत किया गया है। कौन सी बड़ी गलती है? जल चक्र की अवधारणा को न समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों के कचरे से पाटकर समतल करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम जो कर रहे हैं, तालाबों के कचरे से पाटकर समतल करना, मतलब पाटकर मतलब भर करके, तालाब है ना उसको कचरे से मिट्टी से भर देते हैं ताकि वो समतल मैदान बन जाएं और वो हमारे ज़मीन है घर बनाने के, फैक्ट्री बनाने के, दुकान बनाने के काम आ सके। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आगे है, मिलकर करें मिलान। मिलान करना है इसमें, तो पहला स्तंभ है जो उसमें दिए गए हैं शब्द, उनको मिलाना है दूसरे स्तंभ से। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? वर्षा के जल को प्राकृतिक अर्थात कृत्रिम रूप से धरती में संग्रह करना। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। तो इसमें हमारा जो पहला है उसका दूसरा आंसर सही होगा। जल संकट, जल संकट क्या होता है? जल की कमी हो जाना। ठीक है, तो जल की अत्यधिक कमी हो जाना ही जल संकट कहलाता है। जल चक्र, जल चक्र वाटर साइकिल जो हमने अभी अभी पढ़ा था, समुद्र में उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदल जाना, ये जल चक्र कहलाता है। और भूजल, भू होता है भूमि और जल होता है पानी, तो भूमि के अंदर छिपा हुआ पानी है जो उसे बोलते हैं भूजल, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार। तो ये हमारा मिलान हो गए। आगे देखिए बच्चे, इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो ये बच्चों वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। पानी आता भी है अब तो बेवक्त, मतलब किसी भी समय, अब कोई समय नहीं है पानी का, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी प्रयोग होने लग गया है, इसके कारण ऐसा सब कुछ कहा गया है। तो इसको आप खुद पढ़ सकते हो, जो मुख्य प्रश्न है उनको हम कर लेंगे। लेख को एक बार पुनः पढ़िए, निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्षा के पानी को अपने अंदर संचित करती है, जो ज़रूरत पड़ने पर हमें मिलता है। जिस प्रकार से हम पैसों को अपने गुल्लक में इकट्ठा करते हैं ना, और समय मतलब जब हमें ज़रूरत होती है उस धन को हम प्रयोग कर लेते हैं, वैसे ही जो धरती पर वर्षा का पानी है ना, उसको इकट्ठा करने के लिए धरती ही एकमात्र ऐसा साधन है जहाँ पर हम इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, इसीलिए धरती को ही गुल्लक कहा गया है। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? जल चक्र की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होती है, समुद्र से भाप उठती है, बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, वह पानी नदियों झीलों के जरिए फिर समुद्र में पहुंच जाता है। ये वाटर साइकिल हमने SST में भी पढ़ा हुआ है। यदि सारी नदियाँ, झीलें, तालाब सूख जाएंगी तो क्या होगा? क्या होगा भाई? यदि सारी नदियाँ, झीलें, तालाब सूख जाएं तो धरती पर भयंकर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा और जीवन है जो वो संकट में पड़ जाएगा। पाठ में पानी को रुपए से भी कई गुना मूल्यवान बताया गया है। क्यों? पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है, जबकि रुपयों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, तो हम पानी को कितना खरीद सकते हैं? अब कई बार हम सफ़र करने जाते हैं ना, कहीं पर ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम मान के चलो हम कितनी बोतलें पानी की खरीद के पी लेते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि हर बार हम ऐसा ही कर सकें? इसलिए पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि इसको हम खरीद नहीं सकते हैं, ये बहुत ही मूल्यवान है। आगे देखिए, इसमें ये हमने सारा इसमें पढ़ लिया है। आगे व्याकरण देखते हैं। समानार्थी शब्द, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे, तो सूरज के ही हमने यहाँ पर पर्यायवाची हैं उनको देखना है। सूर्य होता है और मेघ है और भास्कर है। मेघ बादल का पर्यायवाची होता है और जो भास्कर है वो हमारा सूर्य का पर्यायवाची है, तो मेघ तो आएगा नहीं, तो भास्कर की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे, यहाँ पर ये आ जाएगा। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। अब समुद्र का पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है, तो इसको हमने
उपयुक्त शब्द लिखना है यहाँ पर जो इसमें से सही है। तो पवन नहीं आएगा, क्योंकि पवन से नहीं, जब तक हमारे पास सूरज नहीं होगा तब तक हमारे पास भाप नहीं बनेंगे। आपने देखा ना, पानी हमेशा भाप बनने के लिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो सूरज के कारण टेम्परेचर बढ़ता है तभी वह ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आएगा समुद्र का पानी दिवाकर की गर्मी से भाप बनकर उठ जाता है। अचानक बादल गरजने लगे। अचानक बादल है जो, उसके स्थान पर क्या आएगा भाई? वाष्प तो आएगा नहीं, भाप होती है। समीर हवा होती है, तो जलद होता है जल देने वाला। ठीक है, तो जलद बादल का ही पर्यायवाची है जलद। ठीक है, एक इसमें ट्रिक आप आजमा सकते हो। जितने भी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं उनको आप द लगा दो बाद में। जैसे वारी है ना, वारी भी जल के लिए ही प्रयोग होता है बेटा, और जल भी जल के लिए ही प्रयोग होता है। तो इनमें द लगा दो, वारिद, जलद, तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे ही बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, और अगर ज लगा दोगे, जैसे जल में ज लगा दिया, तो जितने भी पानी में उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं ना वो बन जाएंगी। उसके जो कमल है ना उसके पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे जलज। ठीक है, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और द का मतलब होता है देने वाला। ठीक है, तो पानी देने वाले हमारे लिए ये सारे बन जाएंगे, और जिनका पानी में जन्म होता है वो उनके पीछे ज लगा हुआ होगा, जल के पीछे ज लगा हुआ होगा, तो वो होंगे सारे हमारे पानी में पैदा होने वाले। ठीक है, आगे देखिए, जल चक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो हवा के लिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमारे पास? जल चक्र में समीर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसमें समीर नहीं दिया हुआ, दिनकर और नीरद दिया हुआ है। ये नीरद है ना, ये भी बादल का ही पर्यायवाची है। नीर होता है ना जल, तो इसके पीछे, नीर के पीछे द लगा दिया, देखो, और ये बन गया पर्यायवाची बादल का। ठीक है, तो यहाँ पर समीर नहीं दिया हुआ, समीर होता है हवा का, तो ये समीर है जो ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, इसमें उपसर्ग क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, बन जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ बना दिया है। मतलब जैसे अ प्लस काल। काल का मतलब होता है बेटे समय। ठीक है, काल का मतलब होता है समय, तो अ का मतलब होता है बिना, मतलब ऐसा समय जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, इसलिए उसको बोलते हैं अकाल। मतलब ऐसा समय जिसके लिए कोई भी समय नहीं है कि ये कब तक होगा, इसे कहते हैं अकाल। कई बार बोलते हैं ना अकाल मृत्यु या फिर अकाल पड़ गया, तो ये होता है समय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अकाल का मतलब यहाँ पर सूखा है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय, सूखा। ठीक है, कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश हैं जो वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो इस परिभाषा में बहुत गड़बड़ करते हैं, समझ नहीं आती है उनको। तो सबसे पहले तो ये होगा शब्दांश। उपसर्ग हमेशा शब्दांश होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा शब्दांश होते हैं, वो शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि वो शब्द का एक छोटा हिस्सा होते हैं, इसीलिए उनको शब्दांश कहा जाता है। ठीक है, और एक सबसे ज़रूरी बात है कि जो शब्द ये उपसर्ग है ना, कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होते हैं, ये किसी न किसी सहारे के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इनके लिए कोई ना कोई सहारा होगा, ये किसी भी शब्द में जुड़कर ही प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए अ उपसर्ग है, ये अकेला कहीं भी प्रयोग में नहीं होगा, इसके साथ कोई ना कोई मूल शब्द लगेगा। जैसे काल लग दिया, ठीक है, कारण लग गया, अकारण बन गया। ठीक है, और समय लग गया, असमय बन गया। तो ऐसे हमने इसको ध्यान देना है कि उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होती, इनको प्रयोग में लाने के लिए इनको मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब कुछ और उपसर्गों की पहचान करते हैं। इन्होंने कुछ उपसर्ग दिए हैं, हम उनकी पहचान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है प्र, वि, पर, स्व। ठीक है, तो हमने इनमें ये देश एक शब्द है हमारे पास, मूल शब्द है। ठीक है,
ये देश एक मूल शब्द है, सारे उपसर्ग इस मूल शब्द के अंदर जुड़ेंगे और फिर एक नया शब्द है जो वो बनता जाएगा। ठीक है, मूल शब्द एक ही है लेकिन उपसर्ग अलग अलग है और अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से अलग अलग शब्दों की हमें प्राप्ति होगी या अलग अलग शब्द हैं जो उत्पन्न होंगे। प्र और देश, प्रदेश। ठीक है, वि देश प्लस क्या बन गया, विदेश, और परदेश और स्वदेश। ठीक है, तो ये हमारे इस एक शब्द से अनेक शब्द हमारे बन गए और अलग अलग प्रत्यय की उपसर्ग के साथ। ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे देखिए यहाँ पर, अब आप भी उपसर्गों के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। अब हमारे सामने इन्होंने ना कुछ उपसर्ग दे दिए हैं। ठीक है, ये उपसर्ग दे दिए हैं, तो अब आपने क्या करना है, इनके साथ यहाँ पर शब्द बनाकर लिखने हैं। ठीक है, शब्दों का निर्माण करना है। तो जैसे सु है, अब सु के पास पात्र है, सुपात्र बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, सुपात्र। सुपात्र क्या होता है बच्चे, सुपात्र होता है अच्छा पात्र या योग्य, इसे सु प्लस पात्र। ठीक है, और अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, और ये क्या है, वी प्लस ज्ञान विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नए नए शब्द बन जाते हैं। क्लियर है सभी को। तो और इसके साथ अपात्र बन जाएगा, अज्ञान बन जाएगा। इस तरीके से हम इनको जोड़ जोड़ के शब्द बना सकते हैं और इस तरीके से नए नए शब्द हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए बच्चे, ये बनाकर दिखा रखे हैं इन्होंने। आगे देखो, नए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। अब जितने भी ये नए शब्द हमारे सामने आए हैं ना, इनको हमने वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है ताकि हमें पता चले कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। सुपात्र होता है अच्छा या योग्य व्यक्ति। वाक्य बनाएंगे, दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए, मतलब दान कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम दान किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो दान का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर देता है। अपात्र जो योग्य न हो, अपात्र को दान देना उचित नहीं है। अज्ञान, ज्ञान का अभाव, अज्ञान के कारण लोग गलत फैसले ले लेते हैं। ठीक है, आगे विज्ञान, किसी चीज़ के बारे में व्यवस्थित और तर्कसंगत ज्ञान प्राप्त करना। विज्ञान ने आज जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का जो वो था पाठ था वो पूरा हो गया। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और व्याकरण, प्रश्न उत्तर सब कुछ आपको समझ में आए होंगे। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़ना, ध्यान से समझना, और कहीं पर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।